हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से क्वालिटी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। तो सबसे पहले आप लोग ये बताओ कि आप सभी लोगों की तैयारी कैसी चल रही है और राजस्थान पॉलिटी जो आपको पढ़ाई जा रही है वो पॉलिटी में आपको मजा आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। और देखो अगर आप लोगों को मजा नहीं आ रहा तो भी पढ़नी तो पड़ेगी ही सही, क्योंकि जो राजस्थान की जो पॉलिटी है वो प्रत्येक एग्जाम में राजस्थान के अच्छा खासा एक वेटेज रखती है। जैसे आप लोग अपने घरों में देखते होंगे कि घरों में बहुत सारी सब्जियां बनाई जाती हैं, तो कुछ सब्जियां हमें पसंद होती है, कुछ सब्जियां हमें पसंद नहीं होती। जैसे अमूमन मान लो जैसे करेले की सब्जी बनी है, तो करेले की सब्जी हमें खाना पसंद नहीं होती, लेकिन अगर हम साइंटिफिक देखें, साइंस के नजरिए से देखें, तो हमारे शरीर के लिए जो सबसे ज्यादा फायदेमंद सब्जी होती है वो इसी तरीके की सब्जी होती है। और दुविधा यह है कि जो सब्जियों में प्रोटीन है, जिन सब्जियों से हमारे शरीर में अच्छी तत्व मिलते हैं, उन सब्जियों को खाने में हमें स्वाद नहीं आता, यानी वो स्वादिष्ट नहीं लगती। तो पॉलिटिका भी इसी तरीके से समझ लीजिए। जैसे बहुत सारे टॉपिक ऐसे होंगे जिनको आप लोगों को पढ़ने में मजा आता होगा, जैसे मुख्यमंत्री है, राज्यपाल वाला है। कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो कि आप लोगों को पढ़ने में मजा नहीं आता होगा बिल्कुल, कि ये कौन सा टॉपिक है, इसमें बहुत ज्यादा बोरियत महसूस होती है। जैसे ये विधानसभा वाला मान लो। विधानसभा में क्या होता है, विधानसभा में विधानसभा के बारे में पढ़ेंगे, उसकी कार्यवाहियों के बारे में पढ़ेंगे, प्रस्ताव कौन कौन से है वो पढ़ेंगे, अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, विश्वास प्रस्ताव क्या होता है। तो अमूमन जब भी हम राजस्थान पॉलिटी पढ़ते हैं, आयोग पढ़ लेते हैं, हम मुख्यमंत्री पढ़ लेते हैं, राज्यपाल पढ़ लेते हैं, लेकिन हम विधानसभा की जो कार्यवाहियां हैं, विधानसभा की जो कार्य प्रणाली है, विधानसभा के बारे में और क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जैसे सभी सब्जियां खाना हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण होती है, उसी तरीके से हमारे सिलेबस का हर एक टॉपिक, चाहे आपको पसंद हो चाहे ना हो, वो आपको पढ़ना ही चाहिए। क्योंकि अगर आप लोग प्रत्येक सिलेबस के प्रत्येक सब्जेक्ट के एक दो टॉपिक छोड़ने लगे, तो ये मान के चलो कि आपके कहीं सारे प्रश्न तो आप लोग क्या अटेम्प्ट भी नहीं कर पाओगे। जैसे मान लो राजस्थान विधानसभा से आपने नहीं पढ़ी और एक बहुत सिंपल सा प्रश्न एग्जाम में आ गया, तो अगर आप लोग उसको पढ़ करके जाते, चाहे आप डीप में नहीं पढ़ते, थोड़ा बहुत तो पढ़ते, तो भी आप लोगों के वो प्रश्न सही हो जाता। बाकी लोगों ने वो पढ़ा, उनके वो प्रश्न सही हो गया, तो वो क्या हुए, एक नंबर आपसे आगे चले गए, और बाकी के मुश्किल प्रश्नों में आप और वो क्या है, सेम है। तो इस तरीके के जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे टॉपिक्स विधानसभा हो, चाहे आपके सिलेबस में विधान परिषद हो, चाहे राज्यपाल हो, मुख्यमंत्री हो, जिला प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, मुख्य सचिव हो, हाई कोर्ट हो, जिला न्यायालय हो, अधीनस्थ न्यायालय हो, किसी भी तरह का कोई भी टॉपिक हो, छोड़ के आपको एक भी टॉपिक नहीं जाना। क्योंकि हो सकता है कि उस टॉपिक से प्रश्न पूछ ले, हो सकता है कि उस प्रश्न वो प्रश्न बहुत नॉर्मल हो, बहुत आसान हो, लेकिन आप लोगों ने अगर टॉपिक नहीं पढ़ा है तो फिर वो आप लोगों को सोल्व नहीं होगा, आपको नहीं आएगा। तो यहां पर भी ये क्लास है, राजस्थान विधानसभा की ये क्लास है, क्योंकि आपके सिलेबस में दे रखा होगा राज्य विधानसभा के बारे में। देखो विधानसभा के साथ साथ हम क्या क्या चीजें देखेंगे इसमें, तो देखो विधानसभा पहली क्लास में हम देखेंगे विधानसभा के बारे में, कि विधानसभा कार्य क्या क्या करती है, विधानसभा के चुनाव कैसे होते हैं, सारा सिस्टम हम इस क्लास में देखेंगे। अगली क्लास होगी जिसमें हम देखेंगे कि विधानसभा की कार्यवाहियां कैसे होती है, विधानसभा की कार्य प्रणाली क्या होती है, उसके बाद में प्रस्ताव कौन कौन से विधानसभा में पेश किए जाते हैं उसके बारे में देखेंगे। फिर एक क्लास लेंगे, उस क्लास में हम देखेंगे कि विधानसभा के जो अध्यक्ष बने हैं अब तक, उन अध्यक्षों को क्रम से कैसे याद रखें, उनके संबंध में ट्रिक्स कैसी हो। तो ऐसे जनरली जितने भी फैक्ट्स हो सकते हैं वो अगली क्लास में हम देखेंगे। उसके बाद में एक क्लास हम ऐसी लेंगे जिसमें पहली विधानसभा राजस्थान की से लेकर के जो वर्तमान विधानसभा है, इस बीच में जितनी भी विधानसभा है, उन सभी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज विधानसभा वाला टॉपिक। देखो आपने अगर भाग 6 पढ़ा होगा, तो भाग 6 में इसकी शुरुआत होती है आर्टिकल 168, जो है ये एक बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। और आर्टिकल 168 किसके बारे में बात करता है, ये बात करता है विधानमंडल के बारे में। और विधानमंडल में क्या क्या चीजें शामिल होती है, तो विधानमंडल में एक तो शामिल होता है राज्यपाल। देखो इसको एक थोड़ा सा सेपरेट रख देते हैं हम, जैसे एक नया पेज ही ऐड कर लेते हैं इसमें। जैसे भाग 6 है, तो भाग 6 बात करता है राज्य के बारे में, और इसका एक आर्टिकल है अनुच्छेद 168 और आर्टिकल 168 किसको परिभाषित करता है, तो विधानमंडल को। यानी आर्टिकल 168 में ये दिया हुआ है कि विधानमंडल क्या है, विधानमंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। तो विधानमंडल में 3 शामिल होते हैं, जैसे एक तो होती है विधानसभा,
और एक है विधान परिषद, और एक है राज्यपाल। ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं? विधानमंडल बनाते हैं। अब कहीं राज्य ऐसे हैं जैसे विधानसभा जो है वो अनिवार्य सदन है। उसके बाद में विधान परिषद जो है वो एक ऐच्छिक सदन है, यानी जिस भी राज्य सरकार का मन होता है कि अपने यहाँ पर भी विधान परिषद होनी चाहिए, तो वो एक विधानसभा के माध्यम से ही प्रस्ताव पारित होता है। वो प्रस्ताव पारित होकर के केंद्र सरकार के पास में जाता है, और फिर उसके बाद में अगर संसद ने उस पर सहमति देती है तो आपके राज्य में क्या हो जाएगा? विधान परिषद का गठन हो जाएगा। राजस्थान में विधान परिषद का गठन नहीं है, अभी तक राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। भारत के 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है, बाकी राज्यों में विधानसभा है। उसके बाद में एक हिस्सा है इसका राज्यपाल। तो अगर राजस्थान के विधानमंडल की बात करें तो वो दो चीजों से मिलकर बना है, एक तो राज्य विधानसभा और एक क्या है? राज्यपाल। अब राज्यपाल को इसमें क्यों शामिल किया जाता है? तो देखो, राज्य विधानसभा क्या करती है? कानूनों का निर्माण करती है। वो कानून विधानसभा में पेश किए जाते हैं, वहां पर वो कानून पारित होते हैं, लेकिन वो जो विधेयक हैं जो बाद में कानून बनेगा, उस विधेयक पर हस्ताक्षर किसके होंगे? राज्यपाल साहब के होंगे। और जब राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर करेगा, उसी के बाद में क्या बनेगा? वो कानून बनेगा। तो विधानसभा में पेश जो विधेयक है उन पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर कौन करता है? राज्यपाल करता है, जिसके बाद में वो क्या बनते हैं? कानून बनते हैं। इसलिए राज्यपाल भी किसका हिस्सा है? विधानमंडल का हिस्सा है। तो राजस्थान में क्या पढ़ेंगे हम? किसके बारे में पढ़ेंगे? विधानसभा के बारे में और राज्यपाल के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। विधानसभा को लेकर 2-3 चीजें और याद रखनी है आपको। विधानसभा के जो उपनाम है वो कौन कौन से हैं? विधानसभा जो है इसको कहा जाता है अस्थायी सदन कहा जाता है, क्योंकि इसके जो सदस्य हैं हर 5 साल में चुनाव होते रहते हैं, और इसको क्या किया जा सकता है? भंग भी किया जा सकता है। उसके बाद में इसको एक लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, क्योंकि लोकप्रिय इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो प्रतिनिधि बैठते हैं उसको आम जनता चुनकर के भेजती है, यानी लोगों की पसंद के प्रतिनिधि यहाँ पर बैठते हैं, तो इसको लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। उसके बाद में इसको एक निम्न सदन कहा जाता है। निम्न सदन भी इसी का उपनाम है। तो विधानसभा को कौन कौन से नाम से जानते हैं? एक तो अस्थायी सदन, उसके बाद में लोकप्रिय सदन भी इसे कहते हैं, और निम्न सदन भी किसे कहते हैं? विधानसभा को कहते हैं। विधानसभा भाग 6 किसके बारे में बात करता है? राज्य के बारे में बात करता है। और भाग 6 का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 168, जो कि विधानमंडल को परिभाषित करता है। और विधानमंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? एक शामिल होते हैं विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, तो यहाँ पर विधानमंडल में कौन कौन शामिल है? राज्यपाल शामिल है और विधानसभा शामिल है। तो आज का जो वीडियो होगा वो हम किसके बारे में बात करेंगे? विधानसभा के बारे में बात करेंगे। देखो, विधानसभा की शुरुआत होती है आर्टिकल 170 से, यानी आर्टिकल 170 में क्या लिखा हुआ है, तो इसके संबंध में पहला आर्टिकल आप लोगों को याद रखना है, आर्टिकल 170। आर्टिकल 170 ये कहता है कि किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 500 तथा न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होगी? 60 होगी। यानी आर्टिकल 170 ये कहता है कि जिस भी राज्य में विधानसभा होगी, उस राज्य में विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो वो हो सकती है 500। न्यूनतम कितनी हो सकती है? तो न्यूनतम हो सकती है 60। ये किसके बारे में बात करता है? ये कौन बात करता है? आर्टिकल 170। जैसे उत्तर प्रदेश का आप लोग एग्जाम्पल लो। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 403 सीटें हैं। उसके बाद में आप एग्जाम्पल लो, इसमें न्यूनतम में सिक्किम में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 32 सीटें हैं। जैसे राजस्थान की विधानसभा है, तो राजस्थान की विधानसभा में कितनी सीटें हैं? तो राजस्थान की विधानसभा में 200 सीटें हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है आर्टिकल 170 में कि अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है विधानसभा की? 500 हो सकती है। न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होगी? 60 होगी। अब आप लोगों के एक प्रश्न आ रहा होगा कि जब न्यूनतम सदस्य संख्या 60 होती है तो फिर सिक्किम में ये 32 क्यों है? तो देखो, इसमें एक प्रावधान और भी है कि यदि 60 से कम आपको विधानसभा की सदस्य संख्या रखनी है तो उसके लिए आर्टिकल 368 की प्रक्रिया के तहत क्या होगा? संविधान संशोधन होगा। और इस तरह के संविधान संशोधन को संविधान संशोधन की जो क्रम है उसमें भी क्या किया जाएगा? काउंट किया जाएगा।
जैसे यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि 60 से कम विधानसभा सदस्य संख्या निर्धारित करनी है, तो इस हेतु संविधान में क्या करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। तो जैसे आपने सिक्किम का देखा कि सिक्किम में विधानसभा सीटें कितनी है, 32 है, तो इसके लिए हमारे संविधान में एक संशोधन किया गया, 36वां संविधान संशोधन। यानी 36वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम की जो विधानसभा है उसमें कितनी सीटें हो सकती हैं, 32 सीटें होगी। और क्योंकि ये 32 सीटें न्यूनतम जो संख्या है आर्टिकल 170 के तहत 60 उससे कम है, इसलिए इसके संबंध में क्या करना पड़ा, संविधान संशोधन करना पड़ा। और वो संविधान संशोधन के माध्यम से इसकी सीटें क्या निर्धारित की गई, 32 निर्धारित की गई। और वर्तमान में जो है 32 सीटें हैं और इससे संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है, 36वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो प्रश्न यह है कि 36वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो सिक्किम में जो विधानसभा की सीटें 32 निर्धारित की गई थी उनसे संबंधित जो संविधान संशोधन है वो कौन सा है, 36वां संविधान संशोधन। अब जैसे राजस्थान में विधानसभा सदस्य संख्या कितनी है, 200 है, और ये 200 सदस्य संख्या कब से है, 1977 से। क्योंकि जो 1952 था उस समय ये सदस्य संख्या कितनी थी, 160 के लगभग थी, यानी पहले चुनाव 160 सीटों पर हुए थे। वर्तमान में सीटें कितनी है राजस्थान विधानसभा की, तो 200 है, और ये कब से है, 1977 से राजस्थान विधानसभा में 200 सीटें हैं। तो अब तक क्या याद रखना है, पहला याद रखना है कि भाग 6 आर्टिकल 168 किसको परिभाषित करता है, राज्य विधानमंडल को परिभाषित करता है। कौन कौन शामिल होंगे, विधानसभा, उसके बाद विधान परिषद और राज्यपाल, ये शामिल होते हैं। राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, इसलिए राजस्थान का विधानमंडल में कौन कौन शामिल है, एक तो विधानसभा और क्या है, राज्यपाल है। विधानसभा जो है उसकी संरचना का उल्लेख कहां पर है, आर्टिकल 170 में है। तो यहां पर विधानसभा की जो संरचना है इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 170 में है। संरचना में क्या कहा गया है कि अधिकतम सदस्य संख्या किसी भी राज्य की विधानसभा में कितनी हो सकती है, 500 हो सकती है। कम से कम कितनी रहेगी, 60 तो रहेगी, लेकिन अगर आपको सदस्य संख्या 60 से भी कम करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। जैसे सिक्किम में विधानसभा की सीटें कितनी थी, 32 थी, तो इसके लिए जो संविधान संशोधन किया गया था वो कौन सा था, 36वां संविधान संशोधन। तो क्या याद रखना है, आर्टिकल 170 किसके बारे में बात करता है, विधानसभा की संरचना के बारे में। उसके बाद में हम आगे चलते हैं, इसके आते हैं योग्यता, यानी विधानसभा का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, यानी जो विधानसभा सदस्य हैं इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। हम स्पेशली विधानसभा के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें विधान परिषद वाला जो एंगल है उसको हम शामिल नहीं करेंगे। और जब अगला जो वीडियो होगा उसके बाद में जब भी हमें मौका मिलेगा इसके बारे में, विधानसभा जब टॉपिक हम कंप्लीट पढ़ेंगे तो फिर उसके बाद में हम विधान परिषद को अलग से डिस्कस करेंगे। तो यहां पर योग्यता है, तो योग्यता विधानसभा सदस्यों की योग्यता, और विधानसभा सदस्य कौन होते हैं, ये होते हैं MLA, यानी जो विधायक साहब हैं इन्हीं को विधानसभा सदस्य होते हैं। ठीक है, तो विधायक बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, तो देख लो, अगर आप लोगों में से कोई इंटरेस्टेड हो विधायकी का चुनाव लड़ने के लिए, तो सबसे पहले ये देखो कि क्या आप इन क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हो। बाकी टिकट मिलना नहीं मिलना वो बात की बात है। ठीक है, तो जैसे इसमें योग्यता में क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले तो ये देखो कि योग्यता का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में, तो आर्टिकल जो 173 है उसमें योग्यता का उल्लेख है। आर्टिकल 173 जो है वो बात करता है किसके बारे में, कि विधानसभा के सदस्यों की क्या योग्यता होगी। तो पहला ये है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी सबसे पहली बात कि अगर आप लोग विधायक बनना चाहते हैं तो पहली जो कंडीशन है वो ये है कि वो भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होने चाहिए। तो इस क्राइटेरिया को तो आप लोग फुलफिल कर रहे हो। उसके बाद है कि न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, तो इस क्राइटेरिया को भी बहुत सारे लोग यहाँ पर फुलफिल कर रहे होंगे। और तीसरा यह है कि अनुसूची 3 में दिए गए प्रारूप शपथ के प्रारूप के अनुरूप शपथ ली हुई हो। तो योग्यता 3 योग्यताएं, पहला भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए, और उसके बाद में अनुसूचित 3 में जो शपथ का प्रारूप दिया हुआ है उस प्रारूप के हिसाब से आपको क्या लेनी है, शपथ लेनी है। तो ये 3 चीजें अगर आप लोग फुलफिल कर रहे हो तो आप जो है वो विधायक का चुनाव लड़ने के लिए, विधानसभा के सदस्य बनने के लिए योग्यता रखते हो। अब टिकट मिलना नहीं मिलना ये तो पार्टियां डिसाइड करती हैं, बस इसमें योग्यता क्या लिखी हुई है, ये 2-3 योग्यता लिखी हुई है। और इन योग्यताओं का उल्लेख कहां पर है, आर्टिकल 173 में है। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है कि ये जो योग्यता है ये तो फिक्स है,
उसके बाद में अगर और कोई योग्यता इसके संबंध में ऐड करनी है तो इसके संबंध में जो है अन्य योग्यताओं का यानी जो शेष योग्यताएं हैं उनका निर्धारण कौन करेगी? संसद करेगी। यानी भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो और अनुसूची 3 में जो प्रारूप दिया हुआ है उस हिसाब से शपथ ली हुई हो, तो ये तो कौन करेगा? ये तो कहां पर लिखा हुआ है? आर्टिकल 173 में लिखा हुआ है। लेकिन बाकी की योग्यताएं कौन निर्धारित करेगा? तो उसके निर्धारण की जिम्मेदारी किसे दी गई है? संसद को दी गई है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। यानी विधानसभा के सदस्यों की योग्यता का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 173 में। और जिसको भी विधायक बनना है तो वो इस स्लाइड को खास तौर पर ध्यान रखे कि कम से कम आप लोगों के पास में ये योग्यता तो होनी ही चाहिए, ठीक है। लेकिन विधायक बनने से पहले आप लोग एग्जाम को तैयारी करें। और कार्यकाल देखो, अब विधानसभा के कार्यकाल को लेकर के हम बात करते हैं। तो जैसे 173 में क्या थी? योग्यता थी। तो आर्टिकल 172 यानी आर्टिकल 172 किसके बारे में बात करता है? विधानसभा के कार्यकाल के बारे में बात करता है। और विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। यानी सामान्यतः कितना वर्ष होगा? विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। जो नेशनल इमरजेंसी होती है यानी जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसमें क्या किया जा सकता है? 1 साल विधानसभा के कार्यकाल को और बढ़ाया जा सकता है, यानी 1 साल इसको और इंक्रीज कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल कहां तक हो सकता है? तो 6 वर्ष तक हो सकता है। जनरली विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल होता है। उसके बाद में ये लिखा हुआ है कि चुनाव कैसे होंगे, यानी विधानसभा के जो सदस्य हैं उनके चुनाव कैसे होंगे। लेकिन ऊपर के जो ये कार्यकाल लिखा हुआ है इसमें एक और आप ऐड कर सकते हैं कि विधानसभा को भंग भी कर सकता है। कौन भंग कर सकता है? राज्यपाल जो है विधानसभा को भंग कर सकते हैं, इसलिए इसको अस्थायी सदन कहा जाता है। तो विधानसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है। नेशनल इमरजेंसी में कितने वर्ष इसको बढ़ाया जा सकता है? 1 साल और बढ़ाया जा सकता है। और विधानसभा को समय से पहले भी क्या किया जा सकता है? भंग किया जा सकता है। उसके बाद में हम आते हैं चुनाव, यानी अब हम देखते हैं कि विधानसभा के चुनाव कैसे होंगे। यानी कार्यकाल हमने देख लिया, योग्यता भी देख ली कि विधायक बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, लेकिन ये तो देखें कि इलेक्शन कैसे होंगे, चुनाव कैसे होंगे। तो इसके लिए एक आर्टिकल है, आर्टिकल 170, वही आर्टिकल जिसमें विधानसभा की संरचना का उल्लेख है और उसी में लिखा हुआ है कि विधानसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा। ये क्लॉज आप लोगों को याद रखना है। यानी विधानसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होगा? डायरेक्ट होगा। प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब है कि जो विधानसभा के जो सदस्य हैं उनको आम जनता उन प्रत्याशियों को डायरेक्ट वोट करेगी। जैसे आप लोग देखते होंगे कि आपके एरिया में विधायक जी खड़े होते हैं चुनाव में, फिर उसके बाद में उनको आप लोग वोट देने जाते हो, तो आप प्रॉपर किसको वोट दे रहे हो? उसी विधायक को दे रहे हो, उसी विधायक के उम्मीदवार को दे रहे हो। और इस तरह का चुनाव क्या होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है। इसके अलावा आपने डीआरसीआर देखे होंगे, तो डीआरसीआर के चुनाव में आप लोग वोट देते होंगे, लेकिन फिर उसके बाद में डीआरसीआर मिलकर के कौन डिसाइड करता है? जिला प्रमुख या जिला का जो प्रधान होता है उनको डिसाइड करते हैं। तो इसी तरीके से वो जो चुनाव है वो कौन होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जैसे राष्ट्रपति मान लीजिए, तो राष्ट्रपति का इलेक्शन हुआ, उसमें आप लोग वोट नहीं दे सकते, ठीक है। वो वोट कौन देता है? आप लोग जिनको चुन करके भेजते हो एमएलए, एमपी के रूप में, वो लोग किसके चुनाव में वोट देते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देते हैं। यानी जिस चुनाव में आम जनता डायरेक्ट भागीदार नहीं होती वो चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, और जिसमें जनता सीधे भागीदार होती है वो चुनाव कैसे होते हैं? प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है कि विधानसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं के द्वारा किया जाता है। नोट लिखाकर लिखा हुआ है इसमें कि इस चुनाव में सबसे अधिक मत लाने वाला उम्मीदवार विजयी होता है। यानी इस ये जो विधानसभा के चुनाव है इसमें कौन जीतेगा? जो सबसे ज्यादा वोट लेकर के आएगा वही जीतेगा। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव है उसमें सिस्टम अलग है, उसमें आपको एक निश्चित अनुपात में जो है वोट लाने होते हैं। लेकिन जो ये सिस्टम है विधानसभा के चुनाव में, इसमें सिंपल सा यही लिखा हुआ है कि इस चुनाव में सबसे अधिक मत लाने वाला उम्मीदवार क्या होगा? विजयी होगा। यानी जो सबसे ज्यादा वोट लेकर के आएगा वो चुनाव जीत जाएगा। जैसे एक ए प्रत्याशी है, एक बी प्रत्याशी है। ए प्रत्याशी को वोट मिले 20, बी प्रत्याशी को वोट मिले 21, तो यहां पर कौन जीतेगा? बी प्रत्याशी जीत जाएगा। और इस तरह की जो चुनाव की पद्धति है जिसमें जो सबसे ज्यादा वोट लेकर के आता है उसे ही विजयी घोषित किया जाता है। इस पद्धति को कहते हैं हम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। इस पद्धति का नाम है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, यानी अग्रता ही विजेता। यानी जो सबसे आगे रहेगा वही क्या रहेगा? इसमें विजेता रहेगा। और हालांकि इस प्रकार का शब्द संविधान में उल्लेखित नहीं है। यानी ये जो विधि है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट,
इस तरह का जो शब्द है वो भारतीय संविधान के किसी भी आर्टिकल में लिखा हुआ नहीं है। ये एक परंपरा की तरह है, एक विधि की तरह है कि जिसमें लिखा हुआ है कि जो चुनाव होंगे प्रत्यक्ष होंगे और उन प्रत्यक्ष चुनावों में से सबसे ज्यादा जो वोट लेकर के आएगा वो क्या होगा, इन चुनावों में जीत जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये स्लाइड भी याद रखनी है। कार्यकाल के संबंध में कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 172। योग्यता के संबंध में कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 173। विधानसभा की संरचना के बारे में कौन सा आर्टिकल बात करता है, आर्टिकल 170। अब हम आते हैं शपथ, क्योंकि देखो हमने कार्यकाल देख लिया इनका, योग्यता भी देख ली, फिर हमने चुनाव भी करवा दिए। अब चुनाव के बाद में अब हम लेते हैं इसकी शपथ के बारे में, यानी शपथ कैसे लेंगे, कौन दिलाएगा इनको शपथ। तो इसमें लिखा हुआ है कि जो विधान परिषद हो चाहे विधानसभा हो, इन दोनों सदनों के सदस्यों को की शपथ का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है। पहले तो एक आर्टिकल देखो आप, आर्टिकल 188, यानी विधान परिषद और विधानसभा के सदस्यों की शपथ का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 188 में। अब देखो आप लोग, शपथ कौन दिलाएगा, तो भाई इनको शपथ दिलाएंगे राज्यपाल दिलाएंगे, और राज्यपाल अगर शपथ नहीं दिलाएंगे तो राज्यपाल के द्वारा अधिकृत किया गया व्यक्ति क्या दिलाएगा, इनको शपथ दिलाएगा। जैसे सिंपल सा क्या लिखा हुआ है इसमें कि विधानसभा के जितने भी सदस्य हैं, विधान परिषद के जो सदस्य हैं, इनको शपथ कौन दिलाएंगे, राज्यपाल दिलाएंगे, या फिर राज्यपाल किसी ऐसे व्यक्ति को अधिकृत करेगा, तो जिस व्यक्ति को वो ऑथोराइज करेगा, अधिकृत करेगा, वो व्यक्ति क्या दिलाएगा, उन्हें शपथ दिलाएगा। जैसे प्रैक्टिकली देखो आप विधानसभा में विधायक चुन करके जाते हैं, अब उन विधायकों को शपथ कौन दिलाता है वहां पर, तो उसके लिए जो है जब तक विधानसभा का अध्यक्ष जो है स्थायी अध्यक्ष नहीं बन जाता, तो उससे पहले राज्यपाल एक प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करते हैं, और वो जो प्रोटेम स्पीकर होता है वो सभी सदस्यों को क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है। तो जो प्रोटेम स्पीकर है वो क्या है, राज्यपाल के द्वारा अधिकृत किया गया व्यक्ति। जैसे हाई कोर्ट का एग्जांपल ले लो कि जो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, उनको मुख्य न्यायाधीश है, उनको शपथ कौन दिलाएगा, राज्यपाल दिलाएगा। या फिर राज्यपाल और बाकी जो न्यायाधीश है उनको शपथ कौन दिलाएगा, या तो राज्यपाल दिलाएगा या फिर राज्यपाल किसी ऐसे व्यक्ति को ऑथोराइज करेगा। तो बाकी न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। क्यों दिलाते हैं, क्योंकि राज्यपाल ने उनको ऑथोराइज किया है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो शपथ का उल्लेख कौन से आर्टिकल में, 188 में। तो भाई विधानसभा की दोनों सदनों के जो सदस्य हैं उनको राज्यपाल शपथ दिलाएगा, या फिर राज्यपाल किसी ऐसे व्यक्ति को अधिकृत करेगा, वो शपथ दिलाएगा। और इन सभी सदस्यों की जो शपथ है, इसका उल्लेख कहां पर है, अनुसूचित 3 में एक प्रारूप दिया हुआ है, और उसी प्रारूप के अनुरूप इन्हें शपथ लेनी होती है। और ये सदस्य किस बात की शपथ लेते हैं, ये शपथ लेते हैं संविधान के प्रति निष्ठा की, यानी हम संविधान के प्रति क्या करेंगे, निष्ठा रखेंगे। ऐसी क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं। हालांकि प्रैक्टिकली देखा जाता है कि इसकी खास निष्ठा होती नहीं है, लेकिन शपथ किस बात की लेते हैं कि ना हम संविधान के प्रति क्या रखेंगे, पूरी निष्ठा रखेंगे, जैसे जैसे संविधान कहेगा वैसे ही हम चलेंगे। उसके बाद यहां लिखा हुआ है नोट लगा के कि विधानसभा अपने अध्यक्ष व उपाध्यक्ष तथा विधान परिषद अपने सभापति व उपसभापति का क्या करती है, चुनाव करती है। यानी विधानसभा का अध्यक्ष कौन बनेगा, ये कौन डिसाइड करती है, ये विधानसभा खुद डिसाइड करती है। यानी विधानसभा के सारे सदस्य मिलकर के, जैसे राजस्थान की विधानसभा में 200 एमएलए हैं, वो सभी मिलकर के किसी ऐसे व्यक्ति को जो है विधानसभा का अध्यक्ष बनाते हैं, और जहां पर सहमति बन जाती है यानी बहुमत हो जाता है, उस व्यक्ति को अध्यक्ष बना दिया जाता है। यानी विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, तो इसके अध्यक्ष का चुनाव स्वयं विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो जनरली हम देखते भी हैं कि जो सत्ता पक्ष है उसी की तरफ से किसी व्यक्ति को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जाता है, क्योंकि सत्ता पक्ष के पास में क्या होती है, विधानसभा में मेजोरिटी होती है, यानी बहुमत होता है। उसके बाद में यहां लिखा हुआ है कि इस्तीफे के बारे में, हालांकि थोड़ा सा हम आगे डिस्कस करेंगे कि जैसे अध्यक्ष हैं वो अपना इस्तीफा किसे देते हैं, उपाध्यक्ष को देते हैं, और उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे देगा, अध्यक्ष को देगा। यानी दोनों आपस में काम चला लेते हैं। यानी जो अध्यक्ष हैं, विधानसभा के अध्यक्ष, वो अपना त्याग पत्र किसे देते हैं, उपाध्यक्ष को देते हैं, और उपाध्यक्ष जो है वो अपना त्याग पत्र किसे देता है, अध्यक्ष को देता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद में दोनों में से किसी का भी पद रिक्त होने पर, अब आप कहोगे कि मान लो सर कि विधानसभा के अध्यक्ष त्याग पत्र देना चाहते हैं, लेकिन विधानसभा के उपाध्यक्ष तो है ही नहीं, तो फिर किसको देंगे,
तो देखो पद रिक्त हो चाहे त्याग पत्र दिया हो, किसी भी तरीके से दिया हो, संबोधित किसको किया जाता है? पद को किया जाता है। यानी विधानसभा के यदि उपाध्यक्ष नहीं भी हैं और विधानसभा के अध्यक्ष यदि अपना त्याग पत्र देना चाहते हैं तो विधानसभा के उपाध्यक्ष के पद को संबोधित करते हुए क्या करेंगे? त्याग पत्र देंगे। तो यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि पद रिक्त होने पर उनके पद को ही क्या किया जाता है? संबोधित किया जाता है। तो आप लोगों को ये याद रखना है। और शपथ के संबंध में आर्टिकल कौन सा है? तो शपथ के संबंध में आर्टिकल है 188। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और जहां जहां आपको लगे कि कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही या फिर किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट्स हैं से आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं कि सर ये जो पॉइंट आपने बताया ये हमें क्लियरली समझ में नहीं आया। मैं कोशिश करूंगा कि कमेंट्स के माध्यम से उसका जवाब दे दिया जाए। हालांकि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को ठीक समझ में आए। अब देखो ये पटवार और वीडियो का क्वालिटी एजुकेशन की तरफ से कोर्सेज चल रहे हैं जिसमें जैसे राजस्थान क्वालिटी हम लोग पढ़ ही रहे हैं, उसके अलावा भी आप लोग बाकी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए एक पूरा वीडियो कोर्स है कंप्लीट, जिसमें ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आप लोगों के को निःशुल्क मिल रही है और इसका प्राइस भी 1999 रखा गया है, जिसमें आप NS01 अगर कूपन कोड यूज करोगे तो आपको इसमें क्या मिल जाएगा? डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके अलावा इसकी खास बात यह है कि इसमें डिजिटल पैनल जो है HD डिजिटल पैनल वो यूज किया गया है। इसकी जो PDF है वो आपको मिलेगी, वीडियो कोर्स के साथ साथ प्रिंटेबल नोट्स मिलेंगे आप लोगों को। तो ये सारी चीजें किसमें मिलेगी? एक ही कोर्स में मिल जाएंगे। और पटवार और वीडियो दोनों के लिए क्या है? ये कॉम्बो कोर्स है। उसके अलावा एक बुकलेट चल रही है पटवार की, आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने खरीद भी लिया होगा इसको। तो ये जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में जितने भी टेस्ट हुए थे व्याख्या सहित, उन सभी टेस्टों को मिलाकर के कंबाइन करके एक बुक तैयार कर दी गई है और वो बुक आपके नजदीकी स्टोर बुक स्टोर उस पर मिल जाएगी, आप लोग वहां जाकर ले सकते हैं। और इसमें पहले टेस्ट जो है पेपर 1 से 5, 6 से 10 और 11 से 15 3 वॉल्यूम में इनको डिवाइड किया गया है और इसकी व्याख्या भी इसमें साथ में दी हुई है। और इसके साथ में इनको आपको 15 फ्री OMR भी मिल जाएगी इसके अंदर, जिसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एग्जाम के जैसे। ठीक है, और ऑप्शन 5वां जो ऑप्शन है वो भी आपको इसमें मिलेगा। उसके साथ में अगर आप लोग सेपरेट कोर्स पढ़ना चाहते हैं, जैसे मान लो पटवार के लिए आप लोग कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं या भी कंप्यूटर और इंग्लिश दोनों साथ में पढ़ना चाहते हैं, जैसे आपका कंप्यूटर भी कमजोर है, इंग्लिश पे आपकी कमजोर है, दोनों आप पढ़ना चाहते हैं एक ही कोर्स में, तो इनके कॉम्बो कोर्सेज भी चल रहे हैं। कहीं सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनको मिला करके कॉम्बो कोर्स भी तैयार किए गए हैं। एक कॉम्बो कोर्स का इमेज यहाँ पर है, बाकी आप लोग कहां पर देखेंगे? ऐप पर जाकर के चेक करेंगे। तो यहाँ पर इंग्लिश और कंप्यूटर का कॉम्बो कोर्स लिखा हुआ है और जिसकी प्राइस है 499 रुपए और NS01 कूपन कोड आप यूज करोगे तो इसमें भी आप लोगों को 499 में क्या मिल जाएगा? डिस्काउंट मिल जाएगा। और उसके अलावा मैथ के लिए भी अलग से है, 40 अंक नंबर की जो मैथ वीडियो ग्राम विकास अधिकारी में आती है, उस मैथ के लिए भी 399 रुपए प्राइस रखी गई है और NS01 अगर आप कूपन कोड यूज करोगे तो इसमें भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये टेस्ट सीरीज आप लोग देख लेना। अब हम आते हैं इनके विशेषाधिकार को लेकर के, यानी इनको क्या क्या विशेषाधिकार मिलता है, क्योंकि हमने विधानसभा के सदस्यों के चुनाव करवा दिए, उनको शपथ दिलवा दी, उनका त्याग पत्र भी ले लिया शपथ के बाद में, उनका कार्यकाल भी देख लिया, सब कुछ चीजें देख ली। अब देखते हैं कि इनको कौन कौन से ऐसे स्पेशल राइट्स मिलते हैं, विशेषाधिकार मिलते हैं। ठीक है, देखो इसके संबंध में एक आर्टिकल है, विधानसभा के सदस्यों के विशेषाधिकार के बारे में कौन बात करता है? आर्टिकल 194 बात करता है। तो ये आर्टिकल भी आप लोगों को याद रखना है, यानी विधानसभा के सदस्यों को जो विशेषाधिकार मिलते हैं उसके संबंध में प्रावधान कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 194 में। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। देखो इसमें पहला ये है कि इसके अनुसार सदस्यों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है तथा उनके द्वारा सदन में व्यक्त किए गए किसी भी विचार को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकते। यानी सिंपली ये कह रहा है कि जो विशेषाधिकार क्या मिलते हैं, यानी सदन के अंदर जो सदस्य हैं उनको पूर्ण रूप से विचार और अभिव्यक्ति की क्या मिलती है? स्वतंत्रता मिलती है। यानी सदन में वो उन्होंने कौन से विचार व्यक्त किए, कौन से विचार किससे संबंधित व्यक्त किए, इन विचारों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी सदन के भीतर अगर सदस्य के द्वारा कोई विचार व्यक्त किया जाता है तो उसको किसी भी कोर्ट में क्या नहीं किया जा सकता? चैलेंज नहीं किया जा सकता। और ऐसी अभिव्यक्ति कौन सी है? ये अभिव्यक्ति है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यानी एक तो विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूर्ण रूप से सदस्यों को सदन के भीतर मिलती है। उसके बाद में ये लिखा हुआ है कि जो सत्र यदि चल रहा है विधानसभा का तो उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते।
यानी पहली बात कि अगर विधानसभा का सत्र चल रहा है तो आप एमएलए जो विधानसभा के सदस्य हैं उनको अरेस्ट नहीं कर सकते, और अगर आप लोगों को उनकी गिरफ्तारी करनी है सत्र के बाद में तो उससे पहले भी आपको सदन का जो अध्यक्ष है उसको क्या देनी पड़ेगी, पहले सूचना देनी पड़ेगी। यानी विधायकों को अरेस्ट करने के लिए भी सत्र चल रहा है तो आप गिरफ्तार कर ही नहीं सकते, और बाकी मामलों में भी आपको किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, सदन के अध्यक्ष की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो दो विशेषाधिकार इनको यहां पर हमने पढ़े। पहला ये कि इनको विचार एवं अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता होती है, कहां पर, सदन के भीतर, और जो भी विचार ये व्यक्त करेंगे तो इनको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा। और दूसरा ये कि जो ये सदस्य होते हैं इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी सत्र के दौरान, और उनसे पहले जो है सत्र अगर गिरफ्तारी करनी है तो आपको पहले किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, सदन के अध्यक्ष की परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद में एक और क्लोज है इसमें कि मान लो सत्र चल रहा है, यानी विधानसभा का सत्र डिसाइड हो गया है कि इतनी तारीख को विधानसभा का सत्र चलेगा, तो विधानसभा के सत्र के प्रारंभ होने के 40 दिन पहले और जब सत्र समाप्त हो जाता है उसके 40 दिन बाद तक क्या नहीं कर सकते, दीवानी मामलों में सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। शब्द आप लोग याद रखें, दीवानी मामलों में, यानी सत्र प्रारंभ होने के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद जो है समाप्ति के दीवानी मामलों में इनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। फौजदारी जो मामले हैं उनमें भी अध्यक्ष को सूचित करके ही सदस्य को गिरफ्तार किया जा सकता है। यानी जो क्रिमिनल ऑफेंस होते हैं, यानी जो आपराधिक मामले होते हैं, फौजदारी मामले होते हैं, उनमें भी अगर आप लोगों को विधानसभा के सदस्यों को अरेस्ट करना है तो वो भी क्या करेंगे, आप लोगों को सबसे पहले किसको सूचित करना पड़ेगा, सदस्य को सूचित करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यार ये क्यों बनाया गया है, इस तरह के रूल क्यों बनाए गए, तो पहला रूल, ये रूल इसलिए बनाए गए ताकि इनका लोग मिसयूज ना कर सके। जैसे मान लो राजनीति में दबाव की वजह से कई बार ऐसे होता है कि किसी मंत्री ने, किसी विधायक ने अपनी पार्टी चेंज कर ली, तो उस पार्टी चेंज होने के बाद में दुर्भावनापूर्ण यदि कोई सरकार इस तरह का कृत्य करे कि उसके खिलाफ किसी भी तरह की जांच बिठा दे, उसके खिलाफ जो है वो उनको अरेस्ट करवा दे, तो उसी से संरक्षण देने के लिए क्या किया गया है, इस तरह के प्रावधान किए गए हैं ताकि कोई भी सरकार किसी भी एमएलए, एमपी, एमएलए जो है उसको गिरफ्तार नहीं कर सके राजनीतिक दुर्भावनाओं के आधार पर। ठीक है, तो ये इसके बारे में बात करता है आर्टिकल 164, 194 विधानसभा के सदस्यों के विशेष अधिकारों को लेकर के। उसके बाद में हम आते हैं कोरम या फिर गणपूर्ति। अब देखो कोरम गणपूर्ति क्या होती है, तो सबसे पहले उससे पहले आप देख लो आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 189। यानी आर्टिकल 189 किसके बारे में बात करता है, सदन यानी विधानसभा सदस्य, विधानसभा की कोरम या गणपूर्ति क्या होती है। आप देखो गणपूर्ति क्या होती है, कोरम या गणपूर्ति का मतलब है कि वो मिनिमम संख्या जिसके होने के बाद में हम विधानसभा की कार्यवाही का संचालन कर सकते हैं। जैसे मान लो विधानसभा, राजस्थान की विधानसभा में 200 सदस्य हैं और मान लो उस दिन 5 सदस्य आए और आप सत्र को प्रारंभ कर रहे हो, तो फिर वो कैसे सही हो सकता है। तो इसके लिए क्या है, एक सदस्य संख्या तय की गई है कि कम से कम सदन में 1/10 सदस्य या फिर 10 सदस्य, इनमें से जो भी अधिक होगा वो नहीं होंगे, तब तक विधानसभा की कार्यवाही का संचालन नहीं किया जाएगा। जैसे प्रैक्टिकल एग्जांपल को समझो, इसमें लिखा हुआ है कि सदन का कोरम क्या होगा, गणपूर्ति 10 या 1/10, इनमें से जो भी अधिक होता है वो होती है। प्रश्न तो इसी तरीके से पूछा जाएगा कि विधानसभा में गणपूर्ति क्या होती है, तो इसमें होगा कि 10 या 10 से 1/10, इनमें से जो भी अधिक होती है। तो आप लोगों को एक तो 10 याद रखनी है कि न्यूनतम 10 सदस्य होना चाहिए, या फिर जो कुल सदस्य संख्या है उसका 1/10 होना चाहिए, और 10 और 1/10 में से जो भी अधिक होगी वो उसका क्या होगा, कोरम होगा। बिना इतने सदस्यों के सदन की कार्यवाही का संचालन नहीं किया जा सकता। तो यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है, जैसे राजस्थान में 200 सदस्य हैं मान लो विधानसभा में, तो इसका 1/10 कितना हुआ, 20 हुआ। तो न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है, 10 तो है ही सही, और 1/10 कितना है, 20 है। तो अब क्या करेंगे कि राजस्थान की विधानसभा में जब तक 20 सदस्य नहीं होंगे, क्योंकि जो यहां पर लिखा हुआ है ना कि जो सबसे अधिक हो, जो भी अधिक हो, तो अधिक यहां पर 1/10 वाला केस है। तो 20 सदस्य जब तक विधानसभा में नहीं होंगे तब तक विधानसभा की कार्यवाही का संचालन नहीं किया जाएगा, उसको प्रारंभ नहीं किया जाएगा, क्योंकि कोरम या फिर जो गणपूर्ति है वो क्या नहीं है, पर्याप्त नहीं है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कोरम और गणपूर्ति को लेकर के। आर्टिकल कौन सा याद रखना है,
189 आर्टिकल 189। उसके बाद में हम आते हैं इस्तीफे को लेकर के कि भाई साहब ये जो सदस्य हैं ये अपना इस्तीफा भी दे सकते हैं, तो किसको देंगे। तो इसके संबंध में वही आर्टिकल सबसे पहले आप याद रखो, आर्टिकल 180 ये बात करता है इस्तीफों को लेकर के। तो आर्टिकल 180 के तहत सदन के सदस्य जो हैं वो अपना इस्तीफा किसे देंगे, अध्यक्ष को देंगे। यानी सदन के सदस्य अपने अध्यक्ष को संबोधित करते हुए इस्तीफा देते हैं। यानी जो विधायक है, विधानसभा के जो सदस्य हैं यानी जो विधायक हैं, वो अपना इस्तीफा किसे देंगे, विधानसभा के अध्यक्ष को देंगे। यानी अगर उन्हें त्याग पत्र देना है, अगर उन्हें इस्तीफा देना है तो वो इस्तीफा किसे देंगे, विधानसभा के अध्यक्ष को संबोधित करते हुए इस्तीफा देंगे। और 33वां संविधान संशोधन एक बहुत महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुआ 1974 में। इसमें यह लिखा हुआ था कि सदस्यों द्वारा इस्तीफा दिए जाने पर संबंधित सदन का अध्यक्ष ये देखेगा कि ये इस्तीफा सही है या स्वैच्छिक है या फिर नहीं। देखो इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई, तो इसकी जरूरत इसलिए महसूस हुई कि आप लोग देखते होंगे कि कहीं बार राजस्थान मान लो, कोई सा भी स्टेट मान लो, वहां पर सरकार चल रही है, अचानक से कुछ विधायक जो हैं वो अपनी जो पार्टी है वो छोड़ करके दूसरी पार्टी क्या कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं और इसके संबंध में क्या देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। कहीं बार वो अपनी मर्जी से ज्वाइन करते हैं, कहीं बार उन पर दबाव बहुत ज्यादा होता है कि यदि आप लोग ज्वाइन नहीं करोगे तो आपके खिलाफ कुछ कार्रवाई की जा सकती है, आपके जो घोटाले हैं, आपके जो करप्शन है उनको सामने लाया जा सकता है, ईडी आपके पास में आ जाएगी, सीबीआई आ जाएगी, इस तरीके के बहुत सारे दबाव होते हैं। तो ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह के दबाव में इस्तीफा दिया है या फिर नहीं दिया है उसने, तो ये डिसाइड कौन करेगा, इसको डिसाइड करने का अधिकार किसे दिया गया, सदन के अध्यक्ष को। तो किसी व्यक्ति ने, किसी सदस्य ने इस्तीफा दिया है, वो इस्तीफा अपनी मर्जी से दिया है या फिर दबाव में दिया है, तो ये कौन डिसाइड करेगा, कि डिसाइड करेगा सदन का अध्यक्ष। जैसे थोड़ी दिनों पहले आप लोगों को पता होगा कि राजस्थान की राजनीति में बात चली थी अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की, ठीक है। तो उसके बाद में अचानक से आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो विधायक हैं उन्होंने क्या दे दिए थे, अपने इस्तीफे भेज दिए थे अशोक गहलोत जी के लिए, ठीक है। तो उन्होंने इस्तीफे भेजे, तो इस्तीफे किसको भेजे थे, तो उस समय के जो विधानसभा अध्यक्ष थे उनको इस्तीफे भेजे गए और फिर विधानसभा अध्यक्ष वो हैं, उन्हीं को पास में इस तरह की पावर है कि वो डिसाइड करेंगे कि ये इस्तीफे सही थे या फिर स्वैच्छिक थे या फिर नहीं थे, ठीक है। वो पहले वाला मामला है, जैसे विधायकों को होटल्स में स्टे करवाया जाता है, होटल्स में रखा जाता है, फिर उसको फोन से ले लिया जाता है। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं, अगर आप लोग न्यूज़पेपर फॉलो करते होंगे तो दिन प्रतिदिन इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो विधायक है, उनका फोन ले लिया गया, उनको होटल्स में बंद किया गया है, उनसे इस्तीफे लिखवाए गए हैं, उन इस्तीफों को कहां पर भेजा गया, विधानसभा के अध्यक्ष को भेजा गया है। तो ये सारी परिस्थितियों को देखते हुए हमारे संविधान में एक संशोधन किया गया, 33वां संविधान संशोधन 1974 में, और ये कहा गया कि अगर कोई भी सदस्य इस्तीफा देगा तो विधानसभा के अध्यक्ष जो हैं वो ये भी देखेंगे कि वो इस्तीफा अपनी मर्जी से दे रहा है या फिर नहीं दे रहा। तो ये आप लोगों को याद रखना है इस्तीफे को लेकर के। अब आते हैं हम विधानमंडल के कार्य, यानी सब कुछ तो कर दिया हमने, चुनाव करवा दिए, शपथ दिलवा दी, इस्तीफा तक ले लिया, उनका कार्यकाल देख लिया, उनके विशेषाधिकार देख लिए। अब ये तो देखें ना कि विधानमंडल काम क्या करता है, कार्य क्या क्या करते हैं, ठीक है। पहला कार्य है कानून बनाना, पहली चीज की कानूनों का निर्माण करना, और इसके संबंध में आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 197। ये बात करता है कानून निर्माण की प्रक्रिया का उल्लेख है, क्योंकि राज्य विधानमंडल जो कानूनों का निर्माण करेगा उसकी प्रक्रिया क्या होगी, इसके संबंध में उल्लेख कौन करता है, आर्टिकल 197। अब यहां पर लिखा हुआ है कि किसी भी विधेयक को, मान लीजिए सबसे पहले देखो कोई भी कानून बनता है तो वो किस फॉर्मेट में आता है, पहले उसका ड्राफ्ट बनाया जाता है, फिर उस पर विचार किया जाता है एक्सपर्ट्स के द्वारा, फिर उस पूरा जो ड्राफ्ट है उसको विधेयक के रूप में बना करके विधानसभा में रखा जाता है, फिर विधानसभा उस पर बहस करती है विधेयक पर, फिर वो विधेयक अगर विधानसभा उसको पारित करती है तो वो किसके पास में जाता है, अगर आपके राज्य में विधान परिषद है तो वो विधान परिषद में जाएगा, फिर उसके बाद में दोनों सदनों ने पारित कर दिया तो फिर किसके पास में जाएगा, राज्यपाल के पास में जाएगा, फिर राज्यपाल हस्ताक्षर करेंगे, फिर क्या बनेगा, कानून बनेगा। तो इस तरह के देखिए क्या क्या पावर्स है। यदि किसी विधेयक को विधानसभा पारित करती है तो विधान परिषद को उसे 3 माह में पारित करना होता है, अन्यथा विधेयक पुनः विधानसभा के पास में आ जाता है। सिंपल सा इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि जो विधानसभा और जो विधान परिषद है इसके पास में सबसे ज्यादा पावर होती है कानून निर्माण को लेकर के। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, पहला लिखा हुआ है कि मान लो कोई भी एक विधेयक है उसको विधानसभा पारित कर देती है और पारित करके उनके बाद में किसके पास में जाता है, वो
विधान परिषद के पास में जाता है। विधान परिषद को जो है वो 3 महीने के भीतर भीतर उसे पारित करना ही होता है। अगर विधान परिषद ने उसे पारित नहीं किया तो वो विधेयक किसके पास में आ जाएगा? विधानसभा के पास में वापिस आ जाएगा। यदि विधेयक पुनः पारित करती है, यदि विधानसभा ने फिर से उस विधेयक को फिर पारित कर दिया तो 1 महीने में उसको पारित करना होता है। यानी मान लो एक बार विधेयक वापस आ गया विधानसभा के पास में और विधानसभा ने एक बार फिर से उसे पारित कर दिया तो उस विधेयक को अगले 1 महीने के भीतर भीतर विधान परिषद को पारित करना ही होगा। अगर वो पारित नहीं करती है तो क्या कर दिया जाएगा? उसे पारित करना ही होगा, अन्यथा पारित मान लिया जाता है। यानी मान लो कि वो जवाब ही नहीं देती है, विधान परिषद उसे पारित ही नहीं करती है, तो 1 महीने के बाद ये मान लिया जाता है कि विधान परिषद ने क्या है उसको पारित कर दिया। यानी अगर आप देखें बेसिकली तो कोई भी साधारण विधेयक जो होता है, मैं इसमें साधारण विधेयक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, हालांकि आगे हम देखेंगे कि साधारण विधेयक क्या होता है, धन विधेयक क्या होता है। तो किसी भी तरह के साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिकतम 4 महीने तक रोक सकती है। ये क्या है? इसके पास में थोड़ी सी पावर है। हालांकि अगर आप लोग प्रैक्टिकली देखें तो सबसे ज्यादा पावर विधानसभा के पास में होती है, विधान परिषद के पास में तो सिर्फ नाम मात्र की पावर होती है कानूनों के निर्माण के संबंध में। तो क्या समझे आप कि पहला ये कि मान लो कोई बिल है, उसको विधानसभा ने पारित कर दिया तो अगले 3 महीने में विधान परिषद को उसको पारित करना होगा। अगर विधान परिषद पारित नहीं करती है तो वो कहां पर आ जाएगा? विधानसभा में वापस आ जाएगा। विधानसभा मान लो उसको फिर से पारित कर देती है तो फिर वो कहां चला जाएगा? विधान परिषद में जाएगा। और फिर अब जो है अगर एक बार दोबारा उसने पारित कर दिया विधानसभा ने तो 1 महीने के भीतर भीतर विधान परिषद को पारित करना ही होता है। अगर विधान परिषद पारित नहीं किया तो उस विधेयक को पारित मान लिया जाता है, यानी वो तो पारित हो गया। तो 3 महीने तो वो और 1 महीना ये, यानी अधिकतम 4 महीने तक जो है वो साधारण विधेयक को कौन रोक सकती है? विधान परिषद रोक सकती है। उसके बाद में एक और बात है कि देखो मान लो जैसे पहले विधानसभा ने कोई बिल पारित किया, वो बिल पारित होकर के कहां पर गया? विधान परिषद में। अगर विधान परिषद उसे पारित नहीं करती है तो फिर वो प्रोसेस वाला सिस्टम आ गया पहले वाला कि वापस आएगा फिर पारित होगी। लेकिन ऐसे मानो कि मान लो कोई बिल पहले रखा ही गया विधान परिषद में है, विधान परिषद ने मान लीजिए उस बिल को पारित कर दिया, तो पारित करने के बाद में कहां पर आएगा? वो लोकसभा में आएगा। मान लो लोकसभा ने उस बिल को पारित नहीं किया, यानी पारित करने से मना कर दिया, तो वो बिल क्या हो जाएगा? वहीं पर रिजेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हो आप पावर विधानसभा की? यानी विधान परिषद ने अगर किसी बिल को पारित किया, अगर वो बिल विधानसभा में गया, विधानसभा ने उसे पारित नहीं किया या फिर मना कर दिया, तो वो बिल वहीं पर समाप्त हो जाएगा। विधान परिषद के पारित करने की कोई वैल्यू नहीं है। तो इसमें भी सिंपली लिखा हुआ है कि यदि विधानसभा उसे पारित करने से इनकार कर देती है तो वो विधेयक वहीं क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाता है। यानी अगर विधानसभा ने इनकार कर दिया तो विधेयक आगे नहीं बढ़ेगा, वो वहां पर क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। और दूसरी चीज की जो राज्य स्तर है, यहां पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का भी उल्लेख नहीं है। जैसे केंद्र में होता है ना कि कोई भी साधारण विधेयक मान लो पेश किया, दोनों सदनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन है, यानी पेश न तो कर रहे हैं, पारित कर रहे हैं या फिर लंबित रख लिया, तो फिर क्या करते हैं कि राष्ट्रपति जो है वो क्या करते हैं, एक संयुक्त बैठक का प्रावधान है केंद्र में आर्टिकल 108 के तहत। तो उस संयुक्त बैठक के तहत दोनों सदनों के जो सदस्य हैं वो एक साथ बैठक करते हैं और उस फिर बैठक में बहुमत के आधार पर क्या किया जाता है? उसको पारित किया जाता है। हालांकि राज्यों में जो है इस तरह की व्यवस्था नहीं है। तो लेकिन राजस्थान वालों के तो इस तरह की कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि राजस्थान में विधान परिषद है ही नहीं। राजस्थान में तो क्या है? विधानसभा है। अगर विधानसभा ने पास कर दिया तो फिर क्या है? वो राज्यपाल के पास में जाएगा और राज्यपाल साहब तो साइन कर ही देते हैं अमूमन, तो ये हो जाएगा। तो यानी विधान परिषद वाला सिस्टम कौन सा है कि मेरा वचन ही है मेरा शासन, यानी जो विधानसभा ने बोल दिया तो फिर उसके बाद में वो बिल क्या हो जाएगा? पारित हो जाएगा। और राज्यपाल ने जैसे ही उस पर साइन किए वो बिल क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। उसके बाद में ये काम करते हैं चुनाव को लेकर के भाई साहब, कि चुनाव भी करवाते हैं, चुनाव में भाग लेते हैं। जैसे पहले चुनाव किसके होंगे? देखिए विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, स्पेशली लिखा हुआ है यहाँ पर। पहले क्या था कि विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन का भी प्रावधान था, हालांकि जो 104वां संविधान संशोधन था उसके तहत उसको समाप्त कर दिया गया। तो अभी के लिए यही मानो आप कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। यानी चुनाव कौन कौन से चुनाव में भाग लेते हैं? तो पहला ये कि यदि राष्ट्रपति का चुनाव करना है तो विधानसभा के सदस्य क्या लेंगे? उसमें भाग लेंगे। सदस्य भी कौन से? निर्वाचित। विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ये आप क्लियर याद रखना। कौन भाग लेता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य।
उसके बाद में विधानसभा के सदस्य अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का भी चुनाव करते हैं, एक चुनाव ये भी करते हैं ये विधानसभा के। उसके अलावा विधानसभा के सदस्य विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का चुनाव करते हैं। जैसे मान लो राजस्थान में विधान परिषद होती, तो विधान परिषद में मान लो 60 सदस्य हैं, तो 20 सदस्य कौन चुन करके भेजेंगे, कौन चुनेंगे, विधानसभा के सदस्य ही चुनेंगे। तो एक तरह का चुनाव का काम जो है विधान परिषद में भी कौन करती है, विधानसभा करती है। विधान परिषद अपने सभापति व उपसभापति का चुनाव करते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है, ये आप लोगों को याद रखना। अब हम आते हैं पदाधिकारियों को हटाने के संबंध में, यानी किसी भी पदाधिकारी को हटाना है तो उसके संबंध में किस किस तरह के यहाँ पर प्रावधान किए गए हैं। तो देखो थोड़ा सा मैं साइड में हो जाता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर दिख सके। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि विधानसभा के सदस्य अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा विधान परिषद के सदस्य अपने सभापति और उपसभापति को तात्कालिक सदस्य संख्या के बहुमत से हटाते हैं। यानी विधानसभा के जो अध्यक्ष है, विधानसभा के जो उपाध्यक्ष है, उनको कौन हटाएगी, विधानसभा खुद हटाएगी। और किस बहुमत से हटाएगी, तो तात्कालिक सदस्य संख्या के बहुमत से। तो तात्कालिक सदस्य संख्या के से यदि उनके खिलाफ प्रस्ताव पारित हो जाता है तो वो फिर क्या करेंगे, उनका पद रिक्त माना जाएगा, वो पद से क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। विधानसभा अपने तात्कालिक सदस्य संख्या के बहुमत से मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव भी पारित करती है। दूसरा काम हटाने के संबंध में यह है कि विधानसभा यदि अपने तात्कालिक सदस्य संख्या के बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है तो मंत्री परिषद जो है उसको क्या करना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा, या फिर वो भंग हो जाएगी, त्याग पत्र देना पड़ेगा मंत्री परिषद को। तो एक काम ये करता है। दूसरा, राजस्थान में एक स्पेशल केस ये भी है कि राजस्थान की जो विधानसभा है वो एक काम और करती है, जो लोकायुक्त है उसको हटाने का काम भी कौन करती है, राजस्थान की विधानसभा करती है। ठीक है, तो 3 काम कौन कौन से हटाने की, एक तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाते हैं, उसके बाद में एक किसको हटाएंगे, ये मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकती है। उसके बाद में तीसरा क्या लिखा हुआ है कि जो लोकायुक्त को हटाने का जो काम भी है वो कौन करती है, राजस्थान में राज्य की विधानसभा करती है। उसके बाद में आता है कुछ विद्वानों को, कुछ विधेयकों को सॉरी विद्वानों को क्या, कुछ विधेयकों को अनुमोदन देना। जैसे भारतीय संविधान में आपने आर्टिकल 368 पढ़ा होगा, जिसमें संविधान संशोधन एक तो साधारण बहुमत से होता है, एक विशेष बहुमत से होता है, और एक होता है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का क्या चाहिए, अनुमोदन चाहिए। तो जो आधे राज्यों का जो अनुमोदन वाला केस है वही केस ये है। तो इसमें लिखा हुआ है कि 368 के तहत संविधान के कुछ प्रावधानों में संशोधन करने हेतु आधे राज्यों के विधानमंडल से अनुमोदन प्राप्त करना होता है। तो अनुमोदन प्राप्त करना होता है आधे राज्यों से, तो यानी राज्य विधानसभा जो है उसके पास में राजस्थान की जो विधानसभा है वो जो विधेयक केंद्र से बनकर के आता है कोई संशोधन विशेष बहुमत के आधार पर, तो उसको अनुमोदन करने का काम भी कौन करते हैं, विधानसभा करती है। उसके बाद में एक स्पेशल और केस है आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 के तहत यदि किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, नाम में परिवर्तन करना है, उसके संबंध में राज्य विधानमंडल से क्या ली जाती है, राय ली जाती है। यानी केंद्र सरकार यदि राज्य की सीमा में कोई परिवर्तन करना चाहती है, नाम में किसी भी तरह का परिवर्तन करना चाहती है, तो किससे संबंध में सलाह ली जाती है, राज्य के विधानमंडल से क्या ली जाती है, सलाह ली जाती है, राय ली जाती है। हालांकि राय मानना और ना मानना उनके हाथ में है, कोई कंपल्सरी नहीं है, बाध्यता नहीं है, लेकिन अमूमन इस संबंध में क्या ली जाती है, राज्य विधानमंडल से राय ली जाती है। उसके बाद में तीसरा इनका अनुमोदन में कार्य में है कि आर्टिकल 169 ये किसके बारे में बात करता है कि किसी राज्य में विधान परिषद के गठन अथवा उसके समाप्ति के संदर्भ में संबंधित राज्य की विधानसभा ही पहल करती है। यानी किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन होगा या नहीं होगा, इसके संबंध में जो पहल करता है वो पहल कौन करता है, विधानसभा करती है। और विधानसभा पहल करके यानी विधेयक को पारित करके किसके पास में भेजती है, प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास में भेजती है। यदि संसद जो है वो इससे सहमत हो जाती है और उसको पारित कर देती है प्रस्ताव को, तो फिर उसके बाद में विधान परिषद का क्या हो जाता है, गठन हो जाता है। यानी विधान परिषद का गठन हो चाहे विधान परिषद की समाप्ति हो, दोनों किसके हाथ में है, राज्य की विधानसभा के हाथ में है। पहल कौन करती है, राज्य की विधानसभा करती है। उसके बाद में यहां पर लिखा हुआ है धन विधेयक को लेकर के, क्योंकि हमने साधारण विधेयक के स्पेशल केस को पढ़ा था, अब थोड़ा सा हम पढ़ दे धन विधेयक को। और इसके संबंध में एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी है कि धन विधेयक के संबंध में एक विशेष प्रक्रिया होती है जिसका उल्लेख आर्टिकल 198 में है। ये आप लोगों को आर्टिकल भी याद रखना है।
अब इसमें क्या लिखा हुआ है, पहला ये सबसे इंपॉर्टेंट बात कि धन विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आप पढ़ा तो रहे हो, लेकिन आप लोग तो समझा ही नहीं रहे हो कि धन विधेयक क्या होता है, आपने तो बताया नहीं। तो देखो, सबसे पहली बात मैं ये बताऊं कि धन विधेयक के बारे में आगे हम जब विधानसभा की कार्यवाहियां पढ़ेंगे, कार्य प्रणाली पढ़ेंगे, उनकी नियम प्रक्रिया पढ़ेंगे, तो वहां पर हम इसके बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। बस मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि ऐसा विधेयक जिससे आम जनता पर असर होता है, जैसे किसी को कर को लगाना, कर को हटाना, संचित निधि से धन को निकालना, संचित निधि पर किसी धन को भारित करना, किसी वेतन को। तो इस तरह के जितने भी जो प्रस्ताव होते हैं वो धन विधेयक के रूप में होते हैं। और धन विधेयक की एक खास बात है कि इसको सबसे पहले कहां पेश किया जाएगा, केवल विधानसभा में पेश किया जाएगा। तो अब सवाल उठता है कि यार विधान परिषद में क्यों नहीं? तो देखो, विधान परिषद में जो सदस्य चुन करके जाते हैं वो आम जनता उनको डायरेक्ट वोट नहीं देती, जबकि विधानसभा के सदस्यों को डायरेक्ट वोट दिया जाता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो जनता पर ही जब इसका असर होना है, अंतिम रूप से जो है जितने भी धन विधेयक हैं इनसे जो प्रभाव होगा वो आम जनता पर होगा। तो आम जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही इस पर क्या लेने चाहिए, फैसला लेना चाहिए। इसलिए जो सबसे ज्यादा पावर है और जो विधेयक रखने के सबसे पहले जो विधेयक जहां पर हम रख सकते हैं वो कौन से में है, केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। कोई भी धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा, विधानसभा अध्यक्ष करेगा। यानी कौन सा विधेयक धन विधेयक है, कौन सा विधेयक साधारण विधेयक है, कौन सा विधेयक धन विधेयक नहीं है, इसके फैसले का अधिकार किसके पास में है, संबंधित विधानसभा के अध्यक्ष के पास में। उसके बाद धन विधेयक जो है राज्यपाल की पूर्व सहमति से पेश किया जाता है। यानी धन विधेयक को पेश किया जाएगा किसकी सहमति से, राज्यपाल की पूर्व सहमति से। यानी पहले राज्यपाल की सहमति ली जाएगी, फिर उसके बाद में धन विधेयक को किस में पेश किया जाता है, केवल विधानसभा में। अब राज्यपाल से पहले सहमति ले ली तो एक पॉइंट और याद रखना कि इसको पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। यानी राज्यपाल के पास में जब ये साइन के लिए आएगा तो राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। अब देखो, विधान परिषद के पास में क्या पावर है। विधान सभा का पावर तो हमने देख लिया कि वो तो उसके पास में सबसे ज्यादा शक्तियां हैं। तो विधान परिषद को सिंपली ये कहा गया है कि वो 14 दिन के अंतर्गत अपनी सिफारिशों सहित विधानसभा को लौटाना होता है। यदि 14 दिन में नहीं लौटाती है तो वो विधेयक क्या माना जाएगा, पारित माना जाएगा। यानी किसी भी विधेयक को 14 दिन तक विधान परिषद अपने पास में रख सकती है। 14 दिन के अंदर अंदर उसे उस विधेयक को सिफारिशों सहित विधानसभा में लौटाना होता है। यदि वो नहीं लौटाती है तो फिर वो क्या मान लिया जाएगा कि विधान परिषद ने इसको क्या कर दिया, पारित कर दिया, ऐसा मान लिया जाएगा। तो ये विधान परिषद के संबंध में याद रखना है कि किसी भी साधारण विधेयक को विधान परिषद कितने समय तक रोक करके रख सकती है, 4 महीने तक। लेकिन किसी धन विधेयक को कितने समय तक अपने पास रख सकती है, 14 दिन तक। ठीक है। और एक पॉइंट ये नीचे लिख रखा है जो हमने पहले डिस्कस किया था कि राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। और क्यों नहीं लौटा सकता, क्योंकि धन विधेयक पेश ही किसकी पूर्व अनुमति से किया जाता है, राज्यपाल की पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है। अब देखो, राजस्थान में 4 वित्तीय समितियां भी है। हालांकि इसका संबंध बजट से है। जैसे बजट अब तैयार होता है, वार्षिक वित्तीय विवरण जिसका उल्लेख है, तो उसके बाद में उस बजट पर डिस्कस करने के लिए सेपरेट समितियां बनाई गई हैं। तो वो समितियां क्या है, उस पर बहस करती हैं। तो थोड़ा सा आप लोग इन समितियों के बारे में याद रखना। वैसे तो 22 स्थायी समितियां हैं हमारे विधानसभा में, लेकिन 4 जो है कौन सी समितियां हैं, वित्तीय समितियां हैं। एक तो लोक लेखा समिति है, एक लोक उद्यम समिति, प्राक्कलन समिति क, प्राक्कलन समिति ख, वो भी लिखी हुई है। लोक लेखा समिति जो होता है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, विपक्ष के नेता होते हैं। और इसके सदस्य कितने हैं, 15 सदस्य हैं। अब ये 15 सदस्य कौन होंगे, तो जिस अनुपात में जो पार्टियां हैं, जितना अनुपात उनके सदन के सदस्यों में है उतना ही अनुपात इस समिति के सदस्यों में भी रहेगा। जैसे मान लो बीजेपी का जो है राजस्थान की विधानसभा में 50% सदस्य संख्या किसकी, बीजेपी की है। तो इस समिति में भी 50% जो सदस्य हैं वो किसके होंगे, बीजेपी के होंगे। जैसे मान लो 5% जो है वो किसके सदस्य हैं, आरएलपी के मान लो आप, तो एग्जाम्पल के लिए। तो फिर समिति में भी 5% सदस्य किसके होंगे, 15 का 5% किसका होगा, आरएलपी का होगा। उसके बाद लोक उद्यम समिति में ये भी 15 सदस्य हैं, प्राक्कलन समिति में 15 सदस्य हैं और इसमें भी 15 सदस्य हैं। और ये जब समितियां बनाई जाती हैं तो इन समितियों के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, तो आमतौर पर उनका कार्यकाल कितना हो, 1 साल तक होता है। जैसे ही बजट पर बहस होती है, जैसे ही बजट के संबंध में सुझाव दिए जाते हैं, जैसे ही बजट के जो प्राक्कलन है अनुमान के पास में लाया जाता है, तो उसके बाद 1 साल के भीतर भीतर जो है इनका क्या रहता है, कार्यकाल रहता है। तो 4 वित्तीय समितियां कौन कौन सी है, लोक लेखा समिति,
लोक उद्यम समिति, प्राक्कलन समिति ए, प्राक्कलन समिति बी, लोक लका समिति का अध्यक्ष कौन होता है, विपक्ष का नेता होता है, सदस्य कितने हैं, 15-15 सदस्य हैं, और उसके बाद में जो है वित्तीय समितियां कितनी है, 4 है। तो आप लोगों को याद रखना है। तो विधानसभा के संबंध में जितनी भी बातें हो सकती थी हमने इसमें किया कि विधानसभा के चुनाव कैसे होते हैं, कार्यकाल क्या होता है, शपथ कौन दिलाता है, हटाते कैसे हैं, काम क्या क्या करते हैं, चुनाव कौन कौन से भाग लेते हैं, अनुमोदन कौन से देते हैं, विशेषाधिकार क्या होता है, साधारण विधेयक क्या होता है, धन विधेयक क्या होता है, कानून निर्माण कैसे होते हैं। तो इन सभी बातों को लेकर के हमने इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस किया। अब अगला जो वीडियो होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि विधानसभा की जो कार्यवाहियां हैं, विधानसभा की जो कार्य प्रणाली है, प्रस्ताव कौन कौन से होते हैं, क्या प्रश्नकाल क्या होता है, उसके बाद में अल्प सूचना वाले प्रश्न क्या होते हैं, तारांकित प्रश्न क्या होते हैं, अतारांकित प्रश्न क्या होते हैं, इसके बारे में कंप्लीट हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। तो आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।